नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CGL मेंस 2019 के 15 नवंबर मैथ्स के क्वेश्चंस की। ठीक है, जिसमें हम आपको पता होगा 100 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, जिसमें DI को छोड़ के बाकी हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसको हो सकता है मैं कई वीडियोज़ बनाऊँ इस पर, ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चन करवा दूँ, आप भी बोर हो जाएंगे और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप बोर हो जाएंगे, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं 25-25 क्वेश्चन के सेट के रूप में। ठीक है, और ऐसे करते हैं 25 क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर DI आएगा छोड़ देंगे, DI के जो क्वेश्चन बचेंगे वो हम एक वीडियो में कर लेंगे। DI मुश्किल से 20 होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और PDF इसका तीनों शिफ्ट का 15, 16 और 18 का मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, शायद डाल भी दिया होगा इससे इस वीडियो के डलने से पहले, और आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको कोई क्वेश्चन नंबर, अगर आपको डायरेक्ट वही क्वेश्चन देखना है तो उसी PDF से अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आप डायरेक्ट आके उस क्वेश्चन पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। जितने लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जाके जुड़ जाइएगा। देखिए क्या कहा गया इन ट्राइंगल ABC A इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई ट्राइंगल ABC है जिसमें A बराबर 90 अंश दिया गया है। ठीक है, A बराबर 90 अंश, यानी ये कोण है जो कि 90 अंश दिया गया। ये मान लेते हैं C है, ये B है। ठीक है, कहा गया AD इज बाइसेक्टर ऑफ A। AD जो है वो बाइसेक्टर है A का, AD बाइसेक्टर है A का, जो BC को D पे मिलता है। कहा गया DE जो है वो परपेंडिकुलर है AC पे। ये जो DE है वो परपेंडिकुलर है किस पे? AC पे। ठीक है, कहा गया AB अगर 10 है, AB 10 है, AC आपको दिया गया 15 है, AC इज इक्वल टू 15 है, तो आपसे DE की वैल्यू पूछी गई। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता है AD एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दो, यानी हम कह सकते हैं कि AC बटे AB बराबर हो जाएगा CD बटे DB, यानी आपका हो गया 15/10 यानी 3/2 बराबर CD बटे DB। ठीक है, यानी CD और DB का अनुपात 3:2 के अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में CD और DB का अनुपात। और आपको पता है कि अगर ये 15 है, ये 10 है, तो 15, 10, 25 ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी पूरा BC कितना हो जाएगा? 25। अब 25 को 2:3 के अनुपात में बांटना है तो 5 से गुणा कर दीजिए, ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि पूरा BC 25 है और BD और CD का अनुपात 2:3 है, यानी BD हो गया 10 और CD हो गया 15। अब आपसे पूछा गया DE की लंबाई। अब आप देख सकते हैं, आपको पता है अगर हम इस कोण को थीटा माने तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि आपका एंगल है 90 डिग्री। तो आप देख पा रहे होंगे ट्राइंगल CDE और ट्राइंगल CBA दोनों हो गए सिमिलर, तो हम दोनों से cos थीटा लेते हैं। तो यहाँ से cos थीटा पहले वाले ट्राइंगल से क्या हो जाएगा? यहाँ से cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार, यानी कि DE बटे कर्ण, यानी कि 15, यानी ये हो गया DE बटे 15। और अगर हम बड़े वाले ट्राइंगल से cos थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 10/25, 10/25, ये तो हो जाएगा, यानी 5×5 = 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दिया 15, यानी D बराबर हो गया 3 दूनी 6। यही आपको निकालना था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया A एंड B आर सोल्यूशंस ऑफ एसिड एंड वाटर, यानी कि A जो है वो भी सोल्यूशन है और B जो है वो भी सोल्यूशन है। किसका? एसिड और वाटर का, एसिड और वाटर का सोल्यूशन। ठीक है, अब आपसे क्या कहा गया? कहा गया वाटर द रेशियोज ऑफ वाटर एंड एसिड इन A एंड B आर 4:5, यानी कि अगर पहले मिक्सचर A की बात करें तो इसमें एसिड और वाटर का रेशियो 4:5 है, और अगर दूसरे मिक्सचर में बात करें तो ये 1:2 है। कहा गया इफ x लीटर्स ऑफ A, x लीटर A का y लीटर ऑफ B के साथ मिक्स किया गया है, तो आपसे कहा गया कि जो रेशियो बनता है वाटर और एसिड का वो 8:13 बनता है, तो x और y की वैल्यू निकालें। देखिएगा, आपको दिया गया कि सर एसिड और वाटर का रेशियो कितना था? A में 4:5, B में कितना था? 1:2, और A का x लीटर और B का y लीटर मिलाया गया तो अनुपात हमारा 8:13 हो जाता है। किसका? एसिड और वाटर का। तो आपसे कहा गया x और y की वैल्यू अनुपात क्या होगा। अब देखिएगा इसको बेसिक से कैसे करेंगे। देखिए बेसिक तरीका ही मैं आपको बताने यहाँ आया हूँ। आप पहले 4, 5 को जोड़िए तो यहाँ पे 9 हो रहा है, यहाँ पे 1, 2 को जोड़ेंगे तो ये 3 हो रहा है। अब 3 को 9 बनाइए, पहले दोनों की मात्रा को बराबर कर लीजिए, यानी हम यहाँ पे 3 से गुणा कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा 1 × 3 यानी 3 हो गया, और 2 × 3 ये हो गया 6। अब देखिएगा आपको दिया गया x लीटर A का y लीटर ऑफ B के साथ मिलाया गया है तो आपसे कहा गया इसका अनुपात जो एसिड और वाटर का बनता है वो 8:13 बनता है। ध्यान से देखिएगा,
अगर हम बात करें x लीटर मिक्सचर में a में एसिड की मात्रा, आपको पता है 4 एसिड होता है आउट ऑफ 9, तो x में कितना हो जाएगा 4x/9, और ऐसे b में कितना हो जाएगा 3y/9 डिवाइडेड बाई, ऐसे अगर हम x लीटर इसका लेते हैं तो 5x/9 इधर बचेगा, तो प्लस ये कितना बचेगा, b का y लीटर लेंगे तो कितना बचेगा 6y/9। मैं यहाँ पे 9 क्यों ले रहा हूँ, मैं ऐसे भी कह सकता था 4x इसका हो गया, 5x ये हो गया, और ऐसे ये 3y इसका एसिड हो गया और 6y इसका वाटर हो गया, मैं ऐसे भी कह सकता था, लेकिन मैंने 9 इस वजह से लिया, आपको समझ आए कि हम हिस्सा ले रहे हैं, तो 9 9 9 सब में कट गया, यानी आपका बचा 4x + 3y अपान 5x + 6y, ये दिया गया था 8/13। ठीक है, ये बेसिक से मैं इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक पता रहे, ट्रिक्स आप सबने मिक्सचर एलिगेशन वाली पढ़ी होंगी। ठीक है, अब देखिएगा, आपने कहा 13 चौको 52x + 39y बराबर 40x + 48y, यानी आप कह सकते हैं 12x बराबर 9y, यानी x/y बराबर कितना हो गया 9/12, यानी 3/4, ये आपको निकालना था। समझ आ गया? अब आप देखिएगा, आप ऐसे भी कर सकते थे, आप कह सकते थे कि पहले मिक्सचर में एसिड की मात्रा 4/9 हिस्से थी, दूसरे मिक्सचर में 1/3 हिस्से थी, ओवरऑल हमें 8/21 पे पहुंचना था, तो आप कर सकते थे मिक्सचर एलिगेशन से, तो आप कहते 8/21 - 4/9 करते तो कितना आता, ये आपका इधर कितने से गुणा कर देते, 3 से गुणा करते तो ये 24 हो जाता, इधर 7 से गुणा, 4 किससे गुणा करना पड़ता 7 से गुणा करना पड़ता है, यानी ये 28, तो 28 - 24 4/63 इधर हो जाता, और इधर घटाते तो कितना हो जाता 8/21 - 7/21, यानी कि ये हो जाता 1/21, 1/21 हो जाता, तो आप 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते, यानी ये 3/63 हो जाता। समझ रहे हो, हम क्या करते, आपको पता है 4/9 ए में मात्रा थी, बी में 1/3 थी, हमें रिजल्टेंट 8/21 तक पहुंचना था, हम सारे में एसिड 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 ले रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते 4/9 में से 8/21 घटा देते, तो आपका हो जाता है कितना 4/63, और 8/21 में से 1/3 घटा देते तो 3/63 आ जाता, इसी का अनुपात पूछा गया था, तो ये कट गया, आपका अनुपात 3:4 हो जाता। समझ में आ गया? तो कई सारी मेथड्स हैं, जैसे करना चाहे कर सकते थे। कहा गया ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, यानी ए 15 दिन में कोई कार्य कर सकता है। हम मान लेते हैं एक दिन में ये 4 कार्य करता है। क्यों माना? क्योंकि आगे 25% लिखा दिख रहा था। अब कहा गया बी जो है वो इससे 25% ज़्यादा इफिशियंट है। 25% ज़्यादा इफिशियंट कहने का मतलब कि 4 से 25% ज़्यादा, यानी ये 5 कार्य करता है। तो आपको पता है कि 15 दिन में करता था, अगर वो 4 यूनिट एक दिन में करता था, यानी 60 यूनिट टोटल कार्य था। ठीक है, 60 यूनिट अगर टोटल कार्य है, बी एक दिन में 5 यूनिट करता है, तो टोटल डेज टेकन कितना हो जाएंगे 12। अब कहा गया एंड सी इज 40% मोर इफिशियंट देन बी, जो सी है वो बी से 40% ज़्यादा है, यानी कि बी अगर 5 करता है तो इससे 2 ज़्यादा, यानी कि सी एक दिन में 7 करता है। ठीक है, सी एक दिन में कितना करता है 7 यूनिट। अब आपसे आगे क्या कहा गया उसको पढ़िएगा। कहा गया ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, ए और सी स्टार्ट करते हैं और 3 दिन तक कार्य करते हैं। ए करता है 4, सी करता है 7, दोनों मिलके 11, 3 दिन में 33 कर देंगे। ठीक है, और कहा गया उसके बाद में सी छोड़ देता है। सी ने कहा भैया हम काम नहीं कर पाएंगे आपके साथ, 33 यूनिट हो गया, अब 27 यूनिट काम करने को बचा। ठीक है, और कहा गया, ठीक है, अब कहा गया ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन। अब आपको पता है कि काम बचा है 27 यूनिट, ए एक दिन में करता है 4 यूनिट, बी एक दिन में करता है 5 यूनिट, दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 4 5 9 यूनिट, करना है 27 यूनिट, तो 9 यूनिट पर डे करते हो कितने दिन लगने वाले 27/9, यानी 3 डेज लगने वाले हैं। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 52 ईयर्स, यानी कि फादर और सन की जो वर्तमान आयु का योग है वो 52 वर्ष है। कहा गया 4 ईयर हेंस द सन्स एज विल बी 1/4 ऑफ द फादर। कहा गया कि 4 साल बाद जो बेटे की आयु हो पिता की आयु की 1/4 हो जाएगी। यानी अगर हम 4 साल बाद की बात करें तो इसके फादर की आयु अगर 4x होगी तो सन की आयु x होगी 4 साल बाद। यानी अभी कितनी होगी, ये भी x-4 होंगे और ये कितने होंगे 4x-4। और आपको दिया क्या गया कि इनकी आयु का योग 52 है, यानी 4x-4 + x-4 बराबर 52, यानी आप कह सकते हैं 5x = 60 दिया गया है, यानी x बराबर दिया गया 12। अब आपसे कहा गया व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड फादर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ।
अब आप पहले इनकी वर्तमान एज निकालिए। इनकी वर्तमान एज कितनी है फादर की? 48 में से 4 घटेगा, ये हो जाएगा 44, और इनकी कितना है? 8। अब कहा गया आज के कितने साल बाद? आज के 10 साल बाद। 10 साल बाद ये कितने के हो जाएंगे? 54, ये 18। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 18 × 18, 18 × 3 54। आपका अनुपात 3:1 फादर और सन का, और अगर सन और फादर का यहाँ पे पूछा गया तो 1:3 हो जाएगा। ठीक है। DI का क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ब्रेकअप फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग इन 5 डिपार्टमेंट्स इन अ कंपनी। एक कंपनी है जिसमें 5 डिपार्टमेंट है, जिसमें वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है। अब आपसे कहा गया डिग्री में दिखाया गया है, जैसे A में 64.2 डिग्री, B में 73.8, ऐसे C में, ऐसे D में, ऐसे E में 5 अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसमें वर्कर्स काम करते हैं, और टोटल एम्प्लॉयज़ दिया गया है 3000। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं, उत्तर देने की कोशिश करते हैं। कहा गया टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट A एंड C एक्सीड्स द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन B एंड D बाई X, द वैल्यू ऑफ X लाइज बिटवीन। देखो, कहा गया कि A और C में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या, A और C में जोड़िए पहले डिग्री में जोड़िए, 2 4 6 7 6 13, यानी 136.2 डिग्री है। ठीक है, A और C में। ठीक है। और अगर बात करा जाए B और D की, तो B और D में कितने लोग कार्य करते हैं? जोड़िए, B यहाँ पे है, D यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 7 3 10, 7 5 12 1 13, 130.8 डिग्री। अब इनका जो डिफरेंस है वो कहा गया x है, यानी x बराबर है 136.2 माइनस 130.8, यानी ये हो गया 0.4, इधर हो गया 5.4 अंश। और आपको पता है कि 360 अंश यानी कि पूरे वृत्त यानी कुल कर्मचारियों की संख्या दी गई है 3000, यानी आप कह सकते हैं यहाँ से 3.6 अंश बराबर हो जाएगा 30। 3.6 अंश अगर 30 है तो इसका 1.5 गुना, यानी कि 3.6 अंश बराबर अगर 30 है तो 3.6 का 1.5 गुना है 5.4, यानी कि ये हो जाएगा, इसका 1.5 गुना अगर करा जा रहा है तो इसका भी 1.5 गुना कर देंगे, यानी कि 30 × 1.5 यानी 45 हो गया। क्योंकि 3.6 अंश कितना है? 30 है, तो आप कहेंगे इसका 1.5 गुना, यानी कि 5.4 अंश कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 45 आ गई। अच्छा, इन्होंने ऐसे नहीं पूछा था कि कितनी है, इन्होंने पूछा था किसके बीच लाई करती है। तो आप देखिए 45, 44 और 52 के बीच लाई करती है। कहा गया इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ A इंटरसेक्ट साइड BC एट D। देखिएगा, ABC कोई ट्राइंगल है जिसमें A का जो बाइसेक्टर है वो BC को D पे काटता है। A का बाइसेक्टर BC को D पे काटता है। कहा गया AB 12 है, AC 15 है, BC 18 है। अब आपको पता होगा कि ये एंगल बाइसेक्टर हुआ, तो एंगल बाइसेक्टर अगर हो गया तो जो AB और AC का अनुपात होगा, यानी इन दोनों का अनुपात, वही अनुपात होगा BD और DC का। तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, यानी अगर इनका 4:5 अनुपात है तो ये भी 4:5 के अनुपात में होंगे, यानी BD की लंबाई अगर 4x ले रहे हैं तो DC 5x लेना पड़ेगा। और आपको दिया गया पूरा BC 18 है, यानी कि 4x + 5x, 9x बराबर 18 दिया गया, यानी x बराबर 2 हो गया। अब आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई? आपसे कहा गया BD की लंबाई, तो आपको पता है 4x है, BD की लंबाई कितनी होगी? 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। कहा गया द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 30 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर। टू आइडेंटिकल conical holes each of radius 5 centimeter and height 12 centimeter are drilled out. What is the surface area of the remaining solid? देखिएगा, कहा गया एक कोन था, हम मान लेते हैं कोन इस प्रकार से कुछ था। ठीक है, ये कोन था। अब कहा गया इसके दोनों सिरों से मतलब क्या निकाला गया है? कोन निकाल लिया गया इस प्रकार से कुछ, एक कोन इस साइड से निकाल लिया गया, एक कोन इस साइड से निकाल लिया गया। ठीक है। अब कहा गया कि जो इसका बेस था सिलेंडर का, उसका मतलब डायमीटर 10 था, यानी रेडियस 5 रही होगी, और शंकु की भी रेडियस जो निकाला गया है वो भी 5 सेंटीमीटर। हाइट 12 सेंटीमीटर, यानी इसकी हाइट 12 है, यानी स्लैंट हाइट 13 होगी। बेसिकली स्लैंट हाइट देने का मन था इनका। ठीक है, ये हाइट आपकी दी गई है 12, इधर भी 12 ही दी गई है, और जो आपके सिलेंडर की हाइट थी वो 30 दी गई। अब आपसे कहा गया टोटल सरफेस एरिया निकालो। अब ध्यान से देखिएगा, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 2πRH, ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, और प्लस ये वाला एरिया, आपको पता है πRL ऊपर πRL नीचे, यानी कि 2πRL। ठीक है, आपको पता होगा कि यहाँ पे ये इलाका तो निकल गया है, ये इलाका भी निकल गया, यानी बेस तो इनका खोखला हो गया, तो कोई मतलब नहीं। अब आप निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं? 2πR कॉमन ले लेते हैं, बचा कितना? H + L, पुट कर दीजिए। 2πR, आपको पता है 2R की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 सेंट, यानी ये हो गया 10π × L + R,
सॉरी एच प्लस एल, एच कितना दिया गया 30 प्लस स्लैंट हाइट कितनी आई है 13, 30 13 43 गुणे 10 430 पाई आपका आंसर होगा। ठीक है, कहा गया ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर दिस रुपीज द गेन इज 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग ऑन दिस रुपीज। अगर इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर दिस रुपीज देन व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट। देखिएगा, कहा गया कि किसी वस्तु को 123 रुपये 40 पैसे में बेचने पे जो लाभ होता है वो 20% ज़्यादा है अगर हम इसको 108 रुपये पे बेचें तो जो हानि होती है उसकी। ध्यान से देखिएगा, हम मान लेते हैं कि 108 रुपये में बेचने पे किसी वस्तु को कुछ रुपए की हानि होती है, यानी हम कह सकते हैं, हम मान लेते हैं क्रय मूल्य x है। ठीक है, क्रय मूल्य x है, पहले हमने 108 में बेचा था, अब बेच रहे हैं 123 रुपये 40 पैसे। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि जो, अच्छा एक चीज़ बताइए, 130 रुपये 40 पैसे में बेचने पे लाभ कितना होगा 123.40 माइनस x का। ठीक है, और आप कहेंगे कि 108 रुपये में बेचने पे हानि कितनी होगी x माइनस 108 की, और आपको दिया गया कि जो गेन है वो 20% ज़्यादा है लॉस से, यानी अगर ये 5 है, सॉरी आपको दिया गया कि जो ये गेन है आपका वो लॉस से 20% ज़्यादा है, यानी कि अगर हमारा जो मतलब क्या बोलते इसका जो मतलब जो लॉस हो रही है उसका 120% किसके बराबर है लाभ के, यानी इसमें हम 6 से गुणा करेंगे, इसमें 5 से गुणा करेंगे, बराबर कर देंगे, यानी इसका 100% इसके 120% के बराबर। यानी आप सॉल्व करिएगा तो ये आपका आ जाएगा -5x, इधर आएगा प्लस का 6x, यानी ये हो जाएगा 11x बराबर 5 गुणे 123, ये आपका हो गया 617 माइनस नहीं प्लस 6 कम 6 600, ये हो गया 48, यानी 11x बराबर हो गया 665, यानी x बराबर हो गया 665, सही कर रहे हैं 7 8 15 4 1 5 1 6 6 6 1265 ये हो रहा है। ठीक है, यानी ये हो गया 11 एकम 11 11 एकम 11 11 बचे 55, यानी क्रय मूल्य हो गया आपका 115। अब कहा गया हमें 120 रुपये 75 पैसे पे हम वस्तु को बेच रहे हैं, यानी लाभ कितने का हो रहा है 5 रुपये 75 पैसे, और 5 रुपये 75 पैसे 115 गुणे 5 575 होता है, यानी 5% का प्रॉफिट हो रहा है। समझ रहे हो एग्जाम में कैसे करना है, आप कहेंगे 123 रुपये 40 पैसे इतने में बेचने पे जो लाभ हो रहा है इसका 5 गुना, इतने में बेचने पे जो हानि हो रही है उसके 6 गुने के बराबर। हमने सॉल्व कर लिया, x बराबर समथिंग आ गया, बस बात खत्म हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन का है, चलिए करते हैं। देखिए, कहा गया 3 डिवाइडेड बाई 18 ऑफ 3, यानी 3/54, यानी कि ये हो गया 1/18 गुणे 6 दिया गया है, धन 21 गुणे 6 दिया गया है, 21 गुणे 6/18 दिया गया है, यानी कि 21 गुणे 1/3 दिया गया है, यानी बेसिकली ये दिया गया है 7 माइनस 3/2 दिया गया है। ठीक है, और प्लस 3 माइनस 3/9 ऑफ 3 27 और गुणे 9, 3/27 यानी 1/9 को 9 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 1 दी गई है। अब सॉल्व करिए, 6/18 यानी 1/3 धन 7 माइनस 3/2 धन 3, यानी प्लस 3/2 और माइनस 1, यही बचा हुआ। 7 में से 1 घटेगा 6, 6 प्लस 3 सही 3/2, यानी कि 7 सही 1/2 और धन 1/3 सॉल्व करना है, यानी ये आपको हो गया 7 सही 5/6, यानी 6 7 42 5 47/6, ये आपका आया हुआ था। इस तरह के प्रश्न खूब देखने को मिले। ये प्रश्न 16 नवंबर को भी शायद आया हुआ था। देखो, ये 27x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 8 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर दिस वन दिया गया है, तो आपसे a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू पूछी। आप इसको क्या लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई का होल क्यूब ये लिखा हुआ है, लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करें तो होता है a माइनस बी, यानी कि 3x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 2y, ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 9 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस ab यानी कि 6 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, तो ये हो गया 3 में से 2 घटेगा, यानी ये हो गया x प्लस 5y, तो इसका तो कोई मतलब रहा नहीं। अब x प्लस 5y x प्लस 5y, अब आगे देखिएगा, तो ये आपका बचा है 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, यानी 9 4 13 6 19x स्क्वायर 19x स्क्वायर। ठीक है, इधर 9y स्क्वायर इधर 4y स्क्वायर, 13y स्क्वायर में से 6y स्क्वायर घटेगा, ये 7y स्क्वायर बचा। इधर 18xy इधर 8
कितना, हाँ 8xy यानी 10xy माइनस का, तो ये हो गया 10xy। जैसे इधर 2xy प्लस का आ रहा था, इधर 2xy माइनस का, यानी -8xy और 10xy। अब इसकी तुलना कर दीजिए इस वाले से। एक्स स्क्वायर का गुणांक a हो गया यानी a बराबर आपका 19 हो गया, वाई स्क्वायर का गुणांक b हो गया यानी b बराबर 7 हो गया, और एक्स वाई का गुणांक c हो गया यानी c बराबर 10 हो गया। तो आपसे कहा क्या गया था, a प्लस बी 19 7 26 माइनस c यानी कि 26 में से 10 घटेगा, आपका 16 आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे प्रश्न कभी आए, 16 वालों को लग रहा है ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन गलत बिल्कुल नहीं है। 16 वालों में जो आया है एकदम सही, 27/79 वहाँ पे दिया हो। ऐसा प्रश्न है, पलट दिया करो। आपको लिखा दिख रहा होगा कि a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 2/5, ये बराबर आपका दिया गया है 53/45, जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 8/53 लिख सकते हैं, 1 प्लस 8/45 लिख सकते हैं, क्योंकि आपका ये हो जाएगा 53/45, जिसको हम 1 प्लस 8/45 लिख सकते हैं, यानी a की वैल्यू हो गई 1। अब जो लिखा दिख रहा है वो इस वाले बड़े वाले व्यंजक की वैल्यू है, और उसको भी पलट लो, यानी आपका लिखा हुआ है b प्लस 1/c माइनस 2/5 इजुकल टू 45/8, यानी 5 सही 5/8, यानी 5 प्लस 5/8, यानी आपके b की वैल्यू हो गई 5। अब जो लिखा हुआ है उसको पलट के लिख लो, यानी c माइनस 2/5 इजुकल टू 8/5 दिया गया है, यानी c इजुकल टू 8/5 प्लस 2/5 यानी कि 2। अब आपके c की वैल्यू हो गई 2। अब जो निकालना है उसमें वैल्यू पुट कर दो, यानी 4a 4 टाइम्स ऑफ a यानी कि 4 माइनस b यानी कि -5 प्लस 3c यानी कि प्लस 3 दूनी 6, तो आपका हो गया 6 4 10 में से 5 घटेगा 5, आंसर हो गया। समझ आ गया। कहा गया रेमी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस, इफ सी सेल्स द आर्टिकल्स फॉर Rs 8 मोर सी विल गेन 30%, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 सच आर्टिकल। देखो कहा गया 20% लाभ पे बेच रही थी, 8 रुपये और में बेचती तो 30% का लाभ होता, यानी 20% का पहले हो रहा था, अब 30% का होता। कितने रुपए ज़्यादा लेने पे, 8 रुपये ज़्यादा लेने पे, यानी हम कह सकते हैं वस्तु के क्रय मूल्य का 10% 8 के बराबर है, यानी वस्तु का CP कितना हो गया, 10% 8 के बराबर है, यानी कि 80 हो गया। अब आपसे कहा गया ऐसी 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछा गया था, तो 16 को 80 से गुणा कर देंगे, 16 गुणे 8 128 के बाद 0 लग जाएगा, ये आपका CP हो गया। समझ आ गया। कहा गया द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस दिया गया यानी πr², एरिया ऑफ बेस कोन के लिए क्या होता है πr², ये दिया गया 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और कहा गया इसकी हाइट जो है वो 12 है। यहाँ से आपका r बराबर आ गया 9, h बराबर 12 है, तो l बराबर कितना हो जाएगा आपका, l बराबर कितना हो जाएगा 15। ठीक है। अब आपसे कहा गया कर्व्ड सरफेस एरिया बतानी है। शंकु के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है πrl, यानी कि 15 गुणे 9 गुणे पाई यानी 135 पाई, आपका आंसर हो गया। कहा गया सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन एंड 30% स्टूडेंट्स फेल्ड, 150% more students than those from school X appeared in the same examination from school Y. If 80% of total number of students who appeared from X and Y are passed, then what is the percentage of students who failed from Y? ध्यान से देखिएगा। देखिए कहा गया कि X में स्टूडेंट फेल होने की संख्या कितनी है, 30% है। X में 30% फेल हुए हैं। ठीक है। अच्छा, कहा गया 150% ज़्यादा स्टूडेंट जो X में अपेयर हुए थे उसका किस में अपेयर होते हैं, Y से अपेयर होते हैं, यानी Y से कुछ अपेयर होते हैं जो X से 150% ज़्यादा है। ठीक है। यानी कि X से अगर 100 ज्वाइन करते थे तो Y से 250 ज्वाइन करते हैं, 150% ज़्यादा। ठीक है। अब कहा गया और 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपेयर्ड फ्रॉम X एंड Y आर पास्ड। अब देखिएगा अगर 30% इससे फेल हो गए तो 70% फेल, यानी कि 30% फेल हो गए तो 70 पास, यानी ये 70 इधर पास हो गए। और कहा गया X और Y से जितने अपेयर होते हैं यानी 100 प्लस 250 350, उसका 80%, 350 का 80 कितना हो गया 280, यानी टोटल 280 पास हो गए। 70 X से पास हैं तो 210 Y से पास होंगे। ठीक है। तो कहा गया कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स ऐसे हैं Y से जो फेल हुए हैं। आपको पता है 210 स्टूडेंट्स Y से पास हो गए, 250 थे तो 40 फेल हुए हैं, और 40 250 का कितना परसेंट है, 16%। यही आपसे पूछा गया था।
कहा गया सुरेखा borrowed a sum of money and returned it in two equal installments of 5547 each. If the rate of interest was 7.5% compounded yearly, then total interest paid by her was, ध्यान से देखिएगा, कहा गया कि सुरेखा जो है कोई धन मतलब उधार लेती है जो 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर देती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% था, यानी 7.5% कहने का मतलब कितना हुआ, यानी कि ये कितना हो गया 15/214 15/2%, यानी आप कह सकते हैं 3 कि 15/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/2 को हम क्या लिख सकते हैं 3/40, यानी ये हो गया 3/40, यानी कि अगर वो 40 लेती है तो 43 पे करती है। कहने का मतलब समझ रहे हो, 7.5% का मतलब हो गया 40 लेती है तो मतलब 43 पे करती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 7.5% कितना होता है 3/40 भिन्न में, ठीक है, यानी 40 लेगी तो 3 रुपये का ब्याज देगी, यानी 40 लेती है तो 43 पे करती है। अच्छा, अगले साल क्या करती होगी, अगले साल पहले साल के लिए ये बात होगी, दूसरे साल के लिए 40 का स्क्वायर ये हो गया, अगर 40 का स्क्वायर होगा तो ये 43 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है दोनों केस में इंस्टॉलमेंट बराबर है, तो अगर हम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट 43 का स्क्वायर दे रहे हैं तो यहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट 43 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी अगर 40 रुपये लेती तो 43 पे करती, अगर 1600 लेती तो 43 का स्क्वायर पे करती। यानी आप यहाँ पे आपको पता है कि चूंकि दोनों केसेस में इंस्टॉलमेंट सेम है, यानी इधर 43 का स्क्वायर है तो इधर भी 43 का स्क्वायर बना लो, यानी ये गुणे हो गया 43, ये हो जाएगा 43 से गुणा, ठीक है। अब आप देखिएगा, आपसे कहा गया कि टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हर वाज, आपको पता है कि 43 गुणे 43 को कितना दिया गया है 5547। आपको पता है कि 43 गुणे 43 कुछ 3 तिया 9 बन रहा है, तो 9 का 3 गुना, यानी 43 गुणे 43 जो आपका इंस्टॉलमेंट आ रहा था उसका 3 गुना वास्तव में है, यानी जो भी आएगा जो हम डेटा ले रहे हैं, देखिएगा हमारा जो इंस्टॉलमेंट आया था वो कितना था 43 गुणे 43, और क्वेश्चन में क्या दिया गया 55 गुणे 47, बट आपको पता है 43 गुणे 43 जो हमारा आया था 1849, यानी 43 का स्क्वायर कितना होता है 1849, 1849 का 3 गुना वास्तव में है, यानी कि हम जो डेटा ले रहे हैं उसका 3 गुना करना पड़ेगा। यानी अगर हमारा 43 गुणे 43 बराबर 5547 है तो 1 बराबर 3 हो गया। अब आपसे पूछा गया कुल कितना ब्याज दिया, तो आपको पता होगा 43 गुणे 40 रुपये लिए थे, 43 गुणे 43 वापस लिया, यानी कि 43 गुणे 3 129 इधर ब्याज दिया, और 1600 इधर 1849 यानी 249 का ब्याज इधर दिया, तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 249 का इधर ब्याज 129 का इधर ब्याज, तो टोटल ब्याज कितना हो गया 378 रुपये, और 1 बराबर 3 है तो 378 बराबर हो जाएगा 378 गुणे 3 यानी 3 8 24 3 7 21 2 23 3 3 9 2 11 1134 रुपये। फिर से समझा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आप कहेंगे अगर 40 ले रही थी 43 दे रही थी, क्योंकि आपको ब्याज दर दी गई थी 7.5%, 7.5% मतलब होता है 3/40, यानी अगर वो 40 का स्क्वायर लेती तो 43 का स्क्वायर देती। अब आपको दिया गया दोनों केस में इंस्टॉलमेंट सेम है, अगर 43 का स्क्वायर इधर है तो 43 का स्क्वायर इधर बनाने के लिए 43 से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया। आपको दिया गया, हमने कहा कि सर इंस्टॉलमेंट हमारी 43 गुणे 43 यानी 1849 आ रही है, लेकिन वास्तव में इंस्टॉलमेंट कितनी दी गई 5547, जो कि उसका 3 गुना है। अब आपसे पूछा गया कुल ब्याज कितना दिया, आप देख रहे हैं पहले साल में 129 रुपये, दूसरे साल में 249 रुपये, यानी टोटल ब्याज कितना दिया 129 प्लस 249 यानी 378, बट हमें पता है 1 बराबर 3 है तो 378 बराबर 378 गुणे 3 यानी 1134 हो जाएगा। कहा गया इन ट्राइंगल PQR O इज द इंसेंटर, बना दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और जो टफेस्ट शिफ्ट थी उसको आप ध्यान से देखिएगा। PQR O कहा गया क्या थी, इंसेंटर है। कहा गया P बराबर 42 है, तो आपसे QOR की वैल्यू पूछेगी, कितना टफ क्वेश्चन था। तो आपको पता है अगर O इन सेंटर होता है तो QOR बराबर कितना होता है 90 प्लस एंगल P/2, यानी हो गया 90 प्लस 42 का आधा 21 यानी 111। कहा गया ए सोल्ड ये वॉच टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब देखो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको पेन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, सीधे एक लाइन में अगर लिखना भी है तो लिखो। कहा गया ए ने बी को 20% प्रॉफिट पे बेचा, यानी ए ने 100 का खरीदा होगा तो बी को 120 का दिया होगा। बी ने सी को कहा 30% प्रॉफिट पे बेचा, यानी बी अगर 120 का खरीद रहा है 36 रुपये लाभ लेके सी को 156 का बेच रहा है। अब कहा गया सी डी को 10% नुकसान में बेचता है, यानी ये 15.6 का नुकसान में बेचता है, यानी कि कितने का बेचता होगा 140.4 का बेचता होगा डी को। कहा गया इफ बी's प्रॉफिट इज 80 मोर देन दैट ऑफ ए, कहा गया बी का जो प्रॉफिट है वो ए के प्रॉफिट से कितना ज़्यादा है 80 रुपये, बी का प्रॉफिट कितना है 36, ए का प्रॉफिट कितना है 20, कितना ज़्यादा है, अंतर कितना आ रहा है
16, ये तो दिया गया, अंतर हम निकालें अगर तो 16 आ रहा है हमारे साथ, लेकिन ये जो 16 हमारा आ रहा है वो 80 के बराबर है, यानी हमारा 1 बराबर 5 है, 1 बराबर 5। जो हमारा 16 आ रहा है वो वास्तव में 80 के बराबर है, यानी 1 बराबर 5 हो गया। अब आपसे कहा गया कि डी कितने का खरीदता है, यानी डी ने आपको पता है 140.4 हमारे हिसाब से खरीदा था, और हमें क्वेश्चन में दिया गया कि 1 बराबर 5 है, तो 140.4 कितना हो जाएगा, 140 गुणे 5 700, और 0.4 में 5 का गुणा यानी 2 रुपये, यानी ये हो गया 702 रुपये। ठीक है, डीआई जो टफेस्ट थी वो देख लो। कहा गया एक कंपनी का रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर दिया गया है किसी कंपनी का 2014 से लेकर 19 तक। अब कहा गया इन विच ईयर वाज द रिवेन्यू 33.3% मोर देन एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द 2014 to 19। देखो आपसे कहा गया कि किस वर्ष जो रिवेन्यू था, ठीक है, वो 33.5% मतलब 33.1/3% ज़्यादा था एवरेज एक्सपेंडिचर से, जो 2014 से 19 के दौरान कंपनी का है। एवरेज एक्सपेंडिचर निकालने के लिए आप कहेंगे कि यहाँ पे 130 है, यहाँ पे 150 है, 280 हो गया, या 380 हो गया, 455 हो गया, 655 हो गया, 660 हो गया, और 720 हो गया, 820 हो गया, और 820 और 170 यानी 990 हो गया। आप एक बार फिर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, 5 5 10, हासिल 1 7 1 8 6 14, 7 21 5 26 3 29, और 2 1 3 1 4 2 6 3 9, 990 टोटल एक्सपेंडिचर है। एवरेज कितने सालों में, 6 सालों में, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, यानी 6 16 छक्का 96, 165 एवरेज है। ठीक है, अब कहा गया किस साल में इससे 33.1/3% ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट हुआ है। इसका 33.1/3% यानी इसका 1/3 यानी 165 का 1/3 यानी 55 ज़्यादा, 165 + 55 220, तो किस साल में 220 दिख रहा है, आप कहेंगे सन 2018 में। ये देखिए ये वही वाला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वाला। भी इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया। कहा गया द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट बी इज व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिपार्टमेंट डी एंड डी। कहा गया बी में जो वर्क कर रहे हैं यानी 73.8 डिग्री, वो डी और ई में काम करने वालों का कितना प्रतिशत है। तो आप कहेंगे डी और ई में कितना कार्य कर रहे हैं, 150, तो 150 का कितना % है, 73.8। आप कहेंगे ऐसे करो, 100 इधर करो, अब इधर 50 तियाँ 50 चौको 50 दूना, 3 से काटेंगे 24.6 हो जाएगा, 24.6 दूना 49.2%, 49.2%। कहा गया रिसु सेव्स X% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीज बाई 26% एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%, देन हर सेविंग्स इंक्रीजेज बाई 50%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। ध्यान से देखिए, कहा गया जो रिसु है वो मान लो 100 रुपये कमाती, ये इसकी अर्निंग हो गई। ठीक है, अब कुछ रुपए एक्सपेंड करती होगी, अर्निंग को इनकम लिख ले रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हैं। इनकम हम मान लेते हैं कि इसका एक्सपेंडिचर कुछ है, तो ये सेव करती है X रुपये। कहा गया X रुपये सेव करती है। ठीक है, X% सेव करती है यानी कि X रुपये सेव करती है। कहा गया उसकी इनकम जो है वो 126 हो जाती है, और कहा गया कि उसकी एक्सपेंडिचर जो थी वो 20% बढ़ जाती है। एक चीज़ बताइए, पहले कितनी थी, 100 - X। अगर 20% बढ़ गई तो आप कहेंगे कि इसका 6/5 हो गई। अभी एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 100 - X का 6/5। फिर कहा गया कि इसकी सेविंग है वो 50% बढ़ जाती है, यानी इसकी सेविंग कितनी हो जाती है, 3x/2। तो आपसे कहा गया X की वैल्यू, अब आप सॉल्व कर लो, काम खत्म हो गया। यानी 126 बराबर हो जाएगा इसका और इसका योग, यानी आप कह सकते हैं 126 बराबर, ये कितना हो गया, 5 × 6/5 यानी 120, माइनस 6x/5 धन 3x/2 यानी कि प्लस 3x/2 माइनस 6x/5 यानी हो गया 5 या 15 में से 12, 3x/10 ये हो गया, यानी 6 बराबर 3x/10 हो गया, यानी x बराबर हो गया 20। समझ आ गया। तो कितने आसानी से कर रहे हैं। ये प्रश्न देख लो, मुंह उठाया गया था। कहा गया a + b + c बराबर 6, a³ + b³ + c³ माइनस 3abc बराबर दिस वन, ab + bc + ca की वैल्यू क्या होगी। देखो a³ + b³ + c³ माइनस 3abc, सीधे सीधे जानो आप क्या होता है, 6 टाइम्स ऑफ, मतलब a + b + c क्या होता है, a + b + c यानी a + b + c की वैल्यू 6 इंटू a + b + c का होल स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ab + bc + c। इसको हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, ये -3x, ये बराबर आपको दिया गया था 342। ये कटा इससे 57 हो गया, यानी 3x बराबर 21 हो गया, माइनस का
और x बराबर -7 हो गया। x हमने माना किसको था, AB प्लस BC प्लस CA को, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। कहा गया कि इस ग्राफ को पढ़िए और उत्तर दीजिए, DI का क्वेश्चन है। कहा गया कि जो पेशेंट्स हैं किसी मतलब हॉस्पिटल में, वो कितने पेशेंट्स मतलब ट्रीट किए जा रहे हैं। अब आपको नीचे दिया गया एज ग्रुप, आपको दिया गया किस एज ग्रुप में, जैसे जैसे 0 से 10 के बीच 10, 10 से 20 के बीच 14, 20 से 30 के बीच 20, ऐसे दिए गए कि कितने एज ग्रुप के बीच कितने कितने पेशेंट्स ट्रीट किए जा रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, कहा गया द नंबर ऑफ पेशेंट्स एज 10 आर मोर ईयर्स बट बिलो 40 ईयर्स, यानी 10 से ज़्यादा लेकिन 40 से कम, यानी यहाँ तक का डेटा, इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ पेशेंट्स एज्ड 50 आर मोर बट बिलो 80 ईयर्स, यानी इस डेटा से कितने प्रतिशत कम। ठीक है, अब जोड़िए यहाँ से, तो 14, 24, 38, 20, 58, यानी ये डेटा तो आपका 58 हो गया, और ये डेटा कितना हो रहा है 32, 2 मतलब 2, 2, 4, 6, 10, या 30, 20, 50, 3, 80, 80 से 58 जो है वो कितना प्रतिशत कम है, यही आपसे पूछा गया। ठीक है, तो 80 से 58 कितना कम है, 22, 22 80 का कितना परसेंट हो जाएगा, यानी 22 बटे 80 गुणे 100 कर लो, 110 बटे 4, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 27.5%। करोगे ये प्रश्न, चलो कर लो। कहा गया cos पावर 6 थीटा प्लस साइन पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉसेक थीटा सेक थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1, इसकी वैल्यू बतानी थी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताओ, हम थीटा बराबर क्या रख लें, ये काम खत्म ही हो जाए। हम थीटा बराबर 45 रख ले रहे हैं। ठीक है, 45 रखेंगे, आसान रहेगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, मतलब कॉसेक और सेक भी है, नहीं तो हम 0, 90 भी ट्राई करते। और वैसे भी cos पावर 6 थीटा प्लस साइन पावर 6 थीटा का आप फार्मूला जानते होंगे क्या होता है, क्योंकि आपको पता होगा cos पावर 6 थीटा प्लस साइन पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं लिख दूँ तो आप बुरा नहीं मानेंगे। क्यों बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि आप कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसको हम कहीं घुसेड़ सकते हैं, हमने घुसेड़ दिया। ये लिखा हुआ कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, a प्लस b का होल क्यूब होता है। ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, जिसकी वैल्यू 1 हो गई अपॉन नीचे कॉसेक थीटा सेक थीटा, ये दिया गया है। अब आप देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो a माइनस बी a प्लस बी, अगर आप वैल्यू नहीं पुट करना चाहते इनको भाई साहब को ऐसे रहने दो, कॉसेक थीटा सेक थीटा। अब आप a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, 1 1 कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा से कॉसेक थीटा सेक थीटा कट गया, आपको बचा कितना 1/2, आंसर आ गया। तो वैल्यू पुटिंग से कई बार उससे भी आसानी से कर सकते हैं अगर हम बेसिक से करते हैं। In a circle with center O, a diameter AB is produced to point P lying outside the circle and PT is tangent to the circle। कहा गया ये आपका AB है जिसको P तक बढ़ाया जाता है और PT टेंजेंट खींच दी जाती है। ठीक है, कहा गया BPT जो आपका कोण है, ये वाला कोण, ये 36 अंश है। ठीक है, तो आपसे कहा गया BCP की वैल्यू क्या होगी, क्या कहा गया, PT इज अ टेंजेंट टू द सर्किल एट अ पॉइंट C, सॉरी ये वाला आपका, एक मिनट, ये T है ये C है। ठीक है, हाँ अब आपको दिया गया BPT की वैल्यू कितनी दी गई, 36 अंश, ये 36 अंश हो गई। ठीक है, आपसे कहा गया BCP की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, BCP की वैल्यू, इस वाले कोण की वैल्यू पूछेगी। ठीक है, अच्छा आपको पता है अगर हम यहाँ से यहाँ ड्रा कर दें तो ये कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए कि अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि किसी वृत्त के किसी जीवा द्वारा जो उसके स्पर्श रेखा, मतलब वृत्त के किसी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वही उस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पे बनाया जाता है, यानी ये थीटा तो ये थीटा, यानी ये हो गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब आप देख पा रहे होंगे एंगल ABC जो है वो ट्रायंगल BPC का बाह्य कोण है, यानी ये वाला कोण आप कह सकते हैं बाह्य कोण है, 90 माइनस थीटा वाला बाह्य कोण है, तो ये 36 प्लस थीटा के बराबर होगा। यानी 90 माइनस थीटा बराबर 36 प्लस थीटा, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू आप कह सकते हैं 54 अंश, यानी थीटा बराबर 27 अंश। ये मैंने बेसिक से क्यों करवाया, आपको समझ आ गया होगा,
समझ आया? फिर से मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए, आपको पता चला कि ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा हो गया। आपको पता है ये 90 है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। तो आपको पता है कि जो 90 माइनस थीटा है वो बाह्य कोण है, ट्रायंगल BPC के लिए एक्सटीरियर एंगल है। तो बस काम खत्म हो गया। देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के आपने बहुत सारे फार्मूले पढ़े होंगे, बेसिक्स पढ़े होंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रिपलेट से हम सॉल्व करते हैं। कहा गया ट्रायंगल ABC में C बराबर 90 अंश, हम कह रहे हैं बिल्कुल सही है, C बराबर 90 अंश। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप मान लो वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भूल रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, C 90 डिग्री हो गया। कहा गया ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, हमें ये नहीं दिया गया कौन सा A है कौन सा B, हम कोई एक ले सकते हैं। अब कहा गया P जो है वो AC पे कोई बिंदु है, ये P, और BC पे कोई बिंदु Q है, ये यहाँ पे Q कोई बिंदु है, ठीक है। कहा गया AP अनुपात PC जो है और BQ अनुपात QC जो है वो 1:2 है, यानी अगर ये X है तो ये 2X है, और अगर ये Y है तो ये 2Y है, ठीक है। अच्छा, आपसे कहा गया AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर की वैल्यू बतानी। अब देखो, हम क्यों ना मान लें कि AB बराबर मतलब AC बराबर BC, क्योंकि हमें कहीं दिया तो गया नहीं है। यानी हम अगर मानना चाहें तो हम मान सकते हैं कि सर ये 5 है, ये 10 है, ये भी 5 है, ये भी 10 है, कह सकते हैं, क्योंकि अनुपात तो आपको 1:2 के अनुपात में दिया। और ये 15 तो ये कितना हो जाएगा, 15√2 हो गया, ठीक है। अब आपसे कहा क्या गया, आपसे कहा गया AQ स्क्वायर, AQ स्क्वायर कितना हो जाएगा, AQ स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यानी कि 225 प्लस 100 प्लस BP स्क्वायर की अगर हम बात करें ऐसे, ये भी हो जाएगा 5 प्लस 10 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर, यानी कि इसी का 2 गुना हो जाएगा, अपॉन AB स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर इंटू 2, यानी 225 इंटू 2, 2 कट गया तो आपका कितना हो गया, 225 प्लस 100 यानी 325 बटे 225। 15 से काटेंगे नहीं 15 से ना काटिए, 25 से काटिए, तो 25 से काटेंगे, 25 से 25, 25 या 75, 25 से काटेंगे 25 9, तो यही अनुपात आपसे पूछा गया था, 13:9 हो गया। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मैं 25-25 क्वेश्चन के पहले 4 सेट प्रोवाइड करूंगा, और बाकी सेट आपको 1-1, 2-2 घंटे के अंतर पे कल मिल जाएंगे। और कल मतलब हम 16 का भी आधा सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जब सारे हो जाएंगे फिर मैं कंपाइल करके जैसे 15 का 1 बना दूंगा, 16 का 1 बना दूंगा और 18 का 1 बना दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को जितना लाइक और शेयर करोगे उतना जल्दी नेक्स्ट पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे बकवास कोई नहीं होता है, बस केवल और केवल मतलब एग्जाम ओरिएंटेड आपको मिल जाता है कंटेंट। बाय।